टेंथ क्लास के अपने प्रीवियस वीडियो में हमने अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हल किया था। आज हम प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे। 4.2 में सबसे पहले हमने द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा चर्चा की थी। द्विघात समीकरण को हल करने की टोटल हमारी 3 विधियां हैं। पहली है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। दूसरी है हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर हल बाय द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तीसरी है हमारी फॉर्मूला मेथड। तो क्रम से इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारी दूसरी प्रश्नावली है ये हमारी टोटली फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि पर आधारित है। कक्षा 9 में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था और इससे संबंधित सवाल हल भी किए थे। इसको हम मध्यपद गुणनखंड विधि भी कहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इसके स्टेप्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला ऐसा क्रियाविधि एल्गोरिथम्स की। सबसे पहले जो हमारी दी गई समीकरण होगी उसको हम चर x के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बराबर चिन्ह के दाईं ओर केवल शून्य को रखते हैं। यानी कि जो चर होंगे हमारे वो बाईं तरफ होंगे और दाईं तरफ केवल शून्य रहेगा। और चरों में भी पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर 0 घात वाला यानी कि अचर पद बचेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम मध्य पद को विभाजित करेंगे 2 भागों में। किस प्रकार से विभाजित करेंगे? x² का गुणांक जो होगा वो और अचर पद जो हमारा अचर पद होगा, अचर पद के गुणनफल के आपस में गुणा करेंगे। जो उसका गुणनफल आएगा उसका मान बीच वाले के योग और अंतर के रूप में विभाजित होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। अभी जब हम इसके सवालों को करेंगे तो हमें एग्जांपल्स ज्यादा समझ में आ जाएंगे क्या क्या है इसके। और इस प्रकार जो हमारा व्यंजक प्राप्त होगा, प्राप्त व्यंजक का ग्रुपिंग मेथड द्वारा गुणनखंड करते हैं। यानी कि हमें जोड़े प्राप्त हो जाएंगे। जो हमारा x² का गुणांक होगा वो और अचर पद होगा, उनकी गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी वो हमारे बीच वाले पद के योग और अंतर के गुणनफल के बराबर आनी चाहिए उसको तोड़ने पर। तीसरा हमारा ग्रुपिंग हो गया। चौथे स्टेप में प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर हल करने पर हमें द्विघात समीकरण के मूल या जो मान है 0 के उसके वो प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्यादा समझ में तभी आएगी जब हम इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। कुल टोटल हमारे दूसरी प्रश्नावली में पहले प्रश्न में 5 खंड हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 3x - 10 बराबर 0। तो पहला स्टेप जैसे हमने बताया था, सबसे पहले हम चरों को अवरोही क्रम में लगा देंगे। तो ये चर अवरोही क्रम में लगे हुए हैं पहले से ही। पहले 2 घात वाला है, फिर 1 घात वाला और यहाँ पर 0 घात वाला यानी कि अचर पद। उसके बाद हमने बताया दूसरे स्टेप में क्या करना है। दूसरे स्टेप में हम x² गुणांक और अचर पद की आपस में गुणा करेंगे। जैसे x² गुणांक हमारा 1 है और अचर पद हमारा 10 है यानी कि 10 एकम 10। तब हमने 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। अब ये वाला चिन्ह देखना है, योग और अंतर हम इसलिए कह रहे थे। यहाँ वाला चिन्ह देखेंगे, अगर ये माइनस होगा तो माइनस करने पर ये बीच की राशि आएगी, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस करने पर वो राशि आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 10 के हमने ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 3 आ जाए। यानी कि 5 गुणा 2 करेंगे 10 आएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम x² 3 को हम लिख सकते हैं 5 - 2x। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहना है।
इसलिए हमने इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन मेथड नाम दिया है। केवल बीच वाले पद को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि वो एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। उसके बाद अगले स्टेप में हम जो ये वाला चिन्ह है इसके अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x, और यहाँ पर है हमारा माइनस के 10 बराबर 0। अब ग्रुपिंग का मतलब जोड़े बन गए हमारे। ये पहला जोड़ा इन दोनों का है और ये इन दोनों का जोड़ा है। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 बचा कोष्टक के अंदर। इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 बचा। इन दोनों में से ही अब x माइनस 5 बाहर आ जाएगा, कोष्टक में बचेगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x माइनस 5 बराबर 0 या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 होगा। और यहाँ से x बराबर 5 आ गया और एक वैल्यू x की ये आई यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस के 2। इस तरीके से हमारे पास x के 2 मूल आ गए, और वो 2 मूल आए 5 और माइनस के 2। सेम ने यही प्रोसेस आगे वाले प्रश्नों में भी अपनाना है। जैसे दूसरा खंड है इसका, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 6 दूनी 12, और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 4 माइनस 3। आगे का प्रोसेस सब में लगभग समान ही है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस के 6, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों की। इन दोनों में से हमने 2x कॉमन लिया, कोष्टक में x प्लस 2 बचा, माइनस का 3 कॉमन लिया, कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से हमने x प्लस 2 बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। फिर ये इम्प्लाइज कर रहा है x बराबर माइनस 2 या x बराबर 3/2। इस तरीके से हमारे पास इनके 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। तीसरे खंड में हमने वर्गमूल 2 की गुणा 5 वर्गमूल 2 से करनी है। जब 5 वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। यानी कि 10 के हमने ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ये वाला चिन्ह देखना है, जोड़ने पर बीच की राशि आ रही है यहाँ पर घटाने पर आ रही है, और इसमें भी घटाने पर आ रही है। तो 5 प्लस 2x सिंपल हो गए, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। फिर ये ऐसे ही उतर गया 5x प्लस 2x। यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे कि हमने 7x को तोड़ा है, तो 5 प्लस 2 7x। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से, क्योंकि हम 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, तो वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। वर्गमूल 2x प्लस 5 दोनों में सेम हो गया, अंदर बचेगा कोष्टक में x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू एक ही आई और एक ही आ गई। चौथे खंड में पहले हम 8 एलसीएम ले लेंगे इसका, 8 एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1, और 8 पूरे के नीचे आ जाएगा, और 8 की गुणा हम 0 से करेंगे तो बराबर में हो जाएगा 0। तो द्विघात समीकरण ये बनेगी हमारी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। मानक रूप में बदल लिया हमने इसको, पहले गुणा करने पर 16 आना है, जोड़ने पर 8, 4 प्लस 4, माइनस 4 की माइनस की गुणा अंदर करेंगे, माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 4x बाहर कॉमन आया, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आया, दोनों में से ही अब 4x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से हम x के मूल निकाल लेंगे। लगभग सब में ही हमारा प्रोसेसिंग सेम है, जैसे हमने स्टेप वीडियो के प्रारंभ में बताए थे, बिल्कुल सेम उसी स्टेप्स को हमने आगे दोहराते रहना है। पांचवा और लास्ट खंड है इसका, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। यानी कि हमने गुणा करने पर लाना है इसमें 100 और जोड़ने पर लाना है 20। तो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आएगा, और 10 और 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा।
आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहां से हमें द्विघात समीकरण के मूल ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे के हमारे दो खंड हैं। कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि जॉन के भी 5 कंचे खो जाते हैं और जीवंती के भी अगर 5 कंचे खो जाते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 बचता है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो पहला खंड है हमारा, मान लिया हमने जॉन के पास x कंचे थे, जीवंती के पास y कंचे थे। कुल कंचे 45, यानी कि x + y = 45। यहाँ से हमने किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, y का। हमने y का मान निकाल लिया। फिर आगे क्या कह रहा है हमसे, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि अगर जीवंती ने 5 कंचे खो दिए और जॉन ने भी 5 कंचे खो दिए, तब जॉन के पास बचेंगे x - 5 कंचे और जीवंती के पास बचेंगे y - 5 कंचे। दोनों का गुणन कर दिया हमने और बराबर आ गया 124। दोनों की आपस में गुणा करी हमने, ये बराबर 0। और यहां पर हमारा x y - 5x ये समीकरण बनी और यहां से हमने y का वो रिमूव कर दिया। यहाँ से y की जगह 45 - x लगा दिया। ये यहाँ y का मान लगाया, बाकी x की जगह ऐसे ही रहा। यहाँ पर y का मान लगाया, ये हमारा 25 - 124 - 99 बराबर 0। गुणा की हमने अंदर, ये -5x ऐसे ही रहा, माइनस के 5x के अंदर गुणा करेंगे, -225 + 5x -99 बराबर 0। इस तरीके से हमारी ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। माइनस से हमने पूरी समीकरण में गुणा कर दिया, या x² - 45x + 324 बराबर 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया। अभी हमने x² - 45x + 324 ये हमारी अंतिम द्विघात समीकरण आ गई, यानी कि मानक रूप में। अब हमने इसको मध्यपद गुणनखंड विधि से फैक्टर करने हैं। गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने पर 45, यानी कि 36 और 9। 36 + 9 45 होगा और 36 × 9 करेंगे तो 324 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास x का मान, दो मान आ गए x के, 36 और 9। अब दोनों कंडीशनें पॉसिबल हैं क्योंकि दोनों ही हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं। यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इसी का दूसरा खंड कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कह रहा है कुल निर्माण लागत दे रखी है इसने हमें, हमने निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना उस विशेष दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, ये दिया है इसने। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो उस दिन निर्मित x थे, खिलौने का मूल्य आएगा 55 - x। तो कितने खिलौने बने उस दिन? कुल हमारे x खिलौने बने, उनका मूल्य था 55 - x प्रश्नानुसार। और उस विशेष दिन निर्मित खिलौनों की कुल लागत कितनी होगी? संख्या गुणा उनका मूल्य, यानी कि x गुणा 55 - x, 55x - x²। प्रश्न में क्या दिया इसने हमें? प्रश्न में दिया है कुल निर्माण लागत उसकी 750 थी, हमने निकाली तो ये आई। प्रश्न में इसने 750 दे रखी थी। अब पक्षांतर किया हमने, -x² + 55x - 750 बराबर 0। माइनस से पूरी समीकरण को हमने गुणा कर दिया, तो जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमने इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करनी है। गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर हमारा आए 55। ऐसे दो फैक्टर्स हमने लाने हैं। तो गुणा करने पर 750 का मतलब है 30 + 25। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 20 की संख्या आएगी, गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दो मान 30 और 25 प्राप्त हो जाएंगे।
तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है। उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या है तो 25 होगी या फिर 30 होगी, क्योंकि दोनों ही हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इस तरीके से हमारे ये पहले जो चौथी प्रश्नावली थी उसके पहले और दूसरे खंड सहित समाप्त होते हैं। पहले में हमारे टोटल 5 खंड थे, दूसरे में हमारे कुल 2 खंड हैं।